आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं या किसी न किसी अहम मौजू को लेकर भी हम हाजिर होते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उर्दू में लिखने पढ़ने वाले सब लोग उनसे वाकिफ़ हैं। मेरी मुराद है अशरफ महमूद नंदन साहब, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। अशरफ महमूद नंदन साहब भाषा विभाग पंजाब से डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा उन्हीं का विभाग का डिपार्टमेंट का एक अहम रिसाला है परवाज़ अदब। एक लंबे समय तक, लंबे अरसे तक उसके एडिटर भी रहे हैं, शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, मजमून निगारी भी करते हैं और एडिटर भी रह चुके हैं। इनसे बातें करेंगे आज और जानेंगे इनकी शख्सियत के बारे में, इनके काम के बारे में और उर्दू अदब की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जब मुस्तकबिल में वो किस तरह से देखते हैं कि पंजाब में उर्दू अदब का जो गहवारा है वो क्या रंग लाएगा, इस पर बात करते हैं। नंदन साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आदाब सर। देखिए, ये खुदा की मर्ज़ी होती है कि कोई शख्स किसी जजीरे पर पैदा हो या कहीं सहरा में पैदा हो। मेरी खुशकिस्मती ये है कि उस खुदाए कायनात ने मुझे मलेरकोटला की सरजमीन पर पैदाइश बख्शी और मलेरकोटला एक ऐसा शहर है जो इल्म व अदब का मस्कन भी है, जहाँ पर पुरानी रिवायतें भी हैं, आपसी रवादारी, भाईचारा, ये वहाँ की मिट्टी में है। वहाँ पर आप और एक मलेरकोटला के ताल्लुक़ से एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मलेरकोटला के नवाब ने सदियों पहले जब गुरु गोबिंद सिंह साहब के साहबजादों को वहाँ पर सरहंद में दीवार में ज़िंदा दफन करने का मुजरमाना और जालिमाना फ़ैसला किया, तो उन्होंने नाराए हक, सदाए हक, नाराए आह बुलंद किया था। ये तारीखी वाक़या है। ये तारीखी वाक़या है। मैं उसी सरजमीन से, वही मेरा वतन है। मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो वहीं पर मलेरकोटला का एक स्कूल है, इस्लामिया कम्बोज हाई स्कूल, वहाँ से हुई और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से मैंने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद दरमियान में ही कॉलेज के दिनों में तो जब वैसे तो मैंने लेटर टू एडिटर उससे पहले ही लिखना शुरू किया था, समाचार में वो शाया भी होते रहे। उसकी वजह से कुछ मेरा अदब से सहाफ़त की तरफ कुछ थोड़ा सा मेरा रुझान बन गया। अच्छा। और जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में मैगज़ीन निकलता है एक क्लेरियन। अच्छा। वो अदबी मैगज़ीन है, 4 ज़बानों में निकलता है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में। तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई अपनी उसके लिए तख्लीक दूँ। जब मैंने एक छोटी सी तख्लीक लिखी, उस वक्त मैं बड़ा मुश्किल 15-16 साल का रहा हूँगा। अच्छा। तो मैंने वो तख्लीक जब कॉलेज जो एडिटर हैं, जो स्टूडेंट एडिटर थे, मैंने जब उनको दी तो वो कहने लगे कि इसमें कुछ कमियां खामियां सी हैं। अच्छा। तो इससे मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा। तो मैंने सोचा, वैसे मुताला मैं पहले से ही कर रहा था। अच्छा। अखबारात से मेरा पूरा शौक़ था, रसाले भी मैं पढ़ रहा था। तो थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो था मुझे कि अदब का क्या मेयार होता है, कि अदब में क्या कुछ पेश किया जाता है। तो मैंने खुद फिर एक और तख्लीक लिखी। एक वाक़या था, हमें वो मोहल्ले की औरतें कुछ बात कर रही थी, वहीं से मैंने कुछ आइडिया सा पकड़ा। अच्छा। और मैंने एक छोटा सा अफसाना तहरीर किया। क्या बात। और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको बागर्ज़े इशात मैंने हिंद समाचार को भेजा, यहाँ जालंधर को। उन दिनों में ये 80s 40s की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो मैं इंतज़ार करने लगा कि वो शाया होगा या नहीं होगा, लेकिन 2 हफ्तों के बाद वो शाया हुआ। और पूरे मालेरकोटला में उन दिनों में जो अदीब लोग होते थे उनकी बड़ी मतलब लोग बहुत उनकी शोहरत होती थी, बहुत उनकी मकबूलियत बहुत होती थी। तो बड़ा जो साथी लोग एकदम उनको लगा कि चलो, मुझे भी अच्छा लगा कि क्लेरियन में तो नहीं शाया हुआ, लेकिन उस वक्त 75,000 से ऊपर
हिंद समाचार की इशाअत थी, उसमें शाया हुआ, अच्छा लगा, हौसला अफजाई हुई। उसके बाद यके बाद दीगरे मैंने कुछ और अफसाने भी लिखे। अच्छा, देखिए मैं नंदन साहब बात कर रहा था कि आपने एक अदबी माहौल है हमारे मलेरकोटला का, वहाँ आपकी पैदाइश हुई, बचपन गुजरा, तालीम हुई और आपने वहीं से लिखना शुरू किया। और आपकी जो एक पहचान है हमारे ये माशरे में, वो पटियाला की वजह से है। तो पटियाला से आप कैसे जुड़ गए और हिजरत करके कब मलेरकोटला से पटियाला आ गए, और कैसे मुलाजमत आपकी वहाँ हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। ये बिल्कुल वही बात होगी, टेल ऑफ टू सिटीज़। हाँ जी, मैं 2 रियासतों में, एक रियासत में वो मेरी जन्मभूमि है, हाँ, मलेरकोटला, वो भी एक रियासत रही, हाँ, है अर्स्टवाइल, और उसके बाद पटियाला जो कल्चरल कैपिटल है पंजाब की, वो मेरी कर्म भूमि रही। तो मलेरकोटला और मुझे ये कहते हुए यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि मैंने इन दोनों, अब तो खैर ज़िले मलेरकोटला भी ज़िला बन गया है, पहले पटियाला तो पहले से ही ज़िला है। दोनों की अदबी खिदमात पर मैंने अपनी इदारत में 2 खसूसी नंबर, बड़े ज़ख़ीम खसूसी नंबर शाया किए हैं, जिनमें मुकम्मल तौर पर इन दोनों शहरों का, दोनों ज़िलों का जो अदबी अहाता किया है, तो वहाँ के जितनी भी खिदमात हैं उनमें स्मोदी हैं। बात यह है कि जब मैंने ग्रेजुएशन यहाँ मैंने की और कुछ मेरी इशाअतें आ गई अखबारों में, तो कुछ जो दोस्त अहबाब हैं, आप जानते हैं मलेरकोटले में तो खूब मजलिसें और महफिलें सजती थी हमारी। सब जितने भी हमारे उस वक्त के अदीब हैं, मेरे हम उम्र और हम असर, जैसे हमारे अनवार अंजुम साहब थे, अनवार अंसारी साहब हैं, डॉक्टर मंजूर हसन साहब थे, और हमारे खालिद कफ़ैद साहब थे, सुदर्शन कमल साहब थे, हैं जी, वो सब हजरात हम एक जगह एक रोड साइड पर इकट्ठे होकर बैठते थे, तो वो सब वहाँ पर हाजिर होते थे, और हम जो कुछ भी लिखते थे तो एक दूसरे को सुनाकर उसको, उसके मेयार के बारे में, उसकी ये कितनी अच्छी है ये तख्लीक, वो सारा उस पर डिस्कशन करते थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुझ में थोड़ा सा तख्लीकी चीज़ें हैं जी, तुम ऐसे करो कि जर्नलिज्म में कोई आगे करो, कोई डिग्री वगैरह। तो मेरा भाई मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी में ले गया, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ एल.आर. नागपाल थे, वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो वो कहें, वो उनको बहुत अच्छा लगा कि कोई उर्दू वाला शख्स आ गया, क्या बात है। तो बात ये थी कि वो मैंने वहाँ पर दाखिला ले लिया। अच्छा। पहले BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया, फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री की। तो उसके बाद मैंने MA उर्दू, MA पंजाबी भी किया। तो चलते चलते लैंग्वेज डिपार्टमेंट में, भाषा विभाग में, हाँ, रिसर्च असिस्टेंट की जो थी वो मुलाजमत का इश्तिहार आया, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, मेरी मेरिट वगैरह अच्छी थी और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद तो फिर जो भाषा विभाग की सारी स्कीमें थी उर्दू के फ़रोग़ की, वो मेरे ज़ेरे निगरानी वो चलती रहीं। और मुझे खुशी है कि तकरीबन मैंने वहाँ पर 32 साल मुलाजमत की है। और इस दौरान आपने जो परवाज़ी अदब आपका हम मैगज़ीन है, उसके कितने इशू छपे होंगे, कितने शुमारे उसके आगे होंगे? उसके 200 शुमारे मेरी ज़ेरे इदारत छपे, और ये इनमें 50 से ज़ायद खसूसी नंबर हैं। अच्छा। और वो ऐसे खसूसी नंबर हैं कि मेरा ख्याल है वो PhD के मकालों से ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो जब शाया हुए हैं तो बहुत सारे जो मुसन्निफ़ीन थे, अदीब थे, तो उनके साथ हमारा राब्ता था, उनका जो मवाद होता था वो हम उनके ज़रिए इकट्ठा करते थे। तो वो, और मोर ओवर ऐसे होता है कि जब आप कोई खसूसी शुमारा निकालते हैं तो उसमें गोनो-गूं शख्सियत के पहलुओं को उजागर करते हैं कि शायरी के बारे में भी, जैसे कोई अफसानवी काम है, तनकीदी है, या कुछ और उन्होंने कुछ ऐसा मतलब कारहाए नुमाया अंजाम दिया है। तो इस सिलसिले में देखिए, रतन सिंह पर
आपका यकीन हाँ बहुत नंबर है। श्रवण कुमार वर्मा पर हमारा नंबर है। इन लोगों पर अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा जी। कृष्ण अदीप साहब पर बहुत खूबसूरत नंबर हमने निकाला। अभी हाल ही में सरदार पंछी पे भी जोगेंद्र जी, सरदार पंछी पर डॉक्टर नरेश, उन पर भी हमने खसूसी नंबर निकाला। जोगिंदर पाल जैसे देखो, शोहराए आफाक अदीब, बहुत बड़ा नाम है उनका, उनको हमने श्रोमणी उर्दू साहित्यकार का अवार्ड भी दिया था। सतनाम सिंह खुमार पर, मतलब परवाज़ अदब ने मेरा ख्याल है 30 साल में अगर परवाज़ अदब ना होता तो बहुत सारा अदब ब्याज़ों में ही ख़त्म हो जाता, ब्याज़ों में ही ख़त्म हो जाता। संभाली, हाँ, उनको हमने संभाला और वो जो होता है ना उसको महफूज किया। अच्छा, ये ऐसा काम होता है कि एडिटर का किसी शुमारे को निकालना, उसके लिए मेहनत करना, कि आदमी के अंदर ना एक जो तख्लीक़कार होता है वो कहीं दब जाता है। मैं जानता हूँ कि आप अफसाना निगार भी हो, आप शायर भी हो, लेकिन दुनिया ने आपको पहचाना एक एडिटर के तौर पे। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आपके अफसाने जगह जगह मैंने पढ़े भी हैं, इधर उधर छपे भी हैं यकसा सा, कोई अफसाना आप अपना, कोई हमारी नाज़रीन को कोई छोटा अफसाना कोई पढ़ के सुनाए, जिसे आजकल अफसानचा कहा जाता है, कोई आप सुनाएं और हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि अशरफ महमूद नंदन जो है वो उन्होंने कितने काम किए हैं इस ज़िंदगी में। जी जी, बात यह है कि मुलाजमत का जो सिलसिला होता है, आप बखूबी समझते हैं कि उसमें आपको बहुत सारे काम जो सरकार आपको वक्त पर कहती है वो आपको फ़ौरन करके देने होते हैं। तो उस सिलसिले में ये भी जो रसाला होता है, आपको पता है कि ये वक्त मुकर्रर पर शाया करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें बहुत ज़िंदगी मसरूफ़ रही बहुत तो उसमें लेकिन कुछ अरसा पहले मुलाजमत से और कुछ बीच में मैंने कुछ अदबी चीज़ें लिखी। एक छोटा सा अफसाना मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। अरे भाई आगे मत जाइए, अचानक ही आवाज़ सुनकर मेरे तेज़ी से बढ़ रहे कदम एकदम जाम हो गए और मैंने परेड में सलामी दे रहे फौजी की तरह मुड़कर आवाज़ देने वाले अजनबी से पूछा, क्यों, क्या बात है? भाई साहब, आगे किसी ने एक कव्वे का बच्चा मार दिया है और अब सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए कव्वे वहाँ से गुजरने वाले हर आदमी के सर में चोंचे मार रहे हैं। अजनबी शख्स ने मुझे खबरदार करते हुए कहा, क्या कर लेंगे वो कव्वे, मुझे जल्दी जाना है। अजनबी को ये अल्फाज कहकर मैं आगे बढ़ गया। आप उधर से चले जाएं, वो रास्ता भी आगे जाकर उसी रास्ते से मिल जाता है। अजनबी ने मुझे नहर के करीब से गुजरने वाले रास्ता की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा सकता है, मामूली कव्वों से। मैंने किसी फिल्म के घसे पीटे डायलॉग को दोहराते हुए कहा। थोड़ी दूर आगे चलकर मैंने देखा कि अगला एक फरलांग का रास्ता कव्वों के कब्ज़ा में था। कुछ कव्वे जंगी मशकें कर रहे थे, हवाई जहाज़ों की तरह फ़ज़ा में महवे परवाज़ थे और कुछ इर्द गिर्द के दरख्तों और बिजली के खंभों पर मोर्चे संभाले हुए बैठे थे। इन कव्वों को देखकर मैंने कुछ देर के लिए तो रुक कर सोचा, लेकिन फिर ना जाने दिमाग में क्या आया, मैं पाँव सर पर रख कर दौड़ पड़ा। कव्वों के कब्ज़ा वाले रास्ते में तो मैं तय कर गया, लेकिन उनकी चोंचों ने मुझे चोंचे मार मार कर मेरा सर लहू लुहान कर दिया। कव्वों वाली जगह से मैंने अभी 1 मील का फासला ही तय किया था कि अचानक एक बार फिर मुझे किसी अनजानी आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया, अरे भाई आगे मत जाइए। क्यों, क्या बात है? मैंने पलट कर पूछा। आगे चाकू से कटी हुई 2 लाशें पड़ी हुई हैं। थोड़ी देर पहले ही 2-3 शख्स उनको मारकर भागे हैं। उस शख्स ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुमने उनका पीछा नहीं किया? मैंने उस शख्स से पूछा, क्यों, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता? उस शख्स का जवाब सुनकर मैंने फिर पूछ लिया, पुलिस को टेलीफोन किया? मुझे गवाहियाँ देने का भी शौक़ नहीं है, बीवी बच्चे वाला हूँ। उसका जवाब सुनकर मैं आगे बढ़ गया। चंद कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वहाँ जगह जगह से 2 कटी लाशें पड़ी हुई थीं और कुछ कव्वे उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। ये इंसानियत का अलमिया है कि
उसको ये बहुत पुराना अफसाना है, लेकिन हालात जो अदब होता है वो अपने हर दौर में, हर अहद में मानवियत रखता है, और आज भी वही सिचुएशन है। आप देख लीजिए कि कितने आजकल भी क्राइम हो रहे हैं, किस तरह से इंसानियत का नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसे है कि अदब में इन चीज़ों को हम पेश करेंगे इनकी इस्लाह के लिए। अदब कहते हैं कि समाज का एक आईना होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ जो आदमी देखता समाज को एक अदब मुतासर करता है और अदब को समाज मुतासर करता है। ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है और एक दूसरे की रहनुमाई भी करते हैं। ये अफसाना निगार कोई कुछ ऐसी बातें लिखेगा कि जो लोगों को लगे कि इन पर जो है हमें अमल करना चाहिए, तो वो लोग हमवार भी होते हैं रास्ते। देखो, मैं सबसे मुअस्सर ज़रिया अदब को ही समझता हूँ। जितनी इस्लाह आप जितने मर्ज़ी आप कह लीजिए, जब तक किसी मुआशरे की सोच नहीं बदलेगी तब तक वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकेगा, वहाँ अमन अमान सुकून पैदा नहीं हो सकेगा। अच्छा, एक अफसाना निगार के तौर पर आप जो हमारा जो मंजरनामा है उर्दू अदब का, उसको आप देखते हो, तो जो नए इस वक्त अफसाने हमारे सामने आ रहे हैं, नए अफसाना निगार जो एकदम मंजर आम पर आए हैं, उनमें और जो हमारे एक पुराने अफसाना निगार थे, जो पुराने अफसाने लिखे गए, उनमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? देखो, ये परवाज़ साहब, मैंने सैकड़ों अफसाने शाया किए परवाज़ अदब में। अफसाने पर हमने 2 ख़ुसूसी नंबर भी शाया किए, लेकिन मैंने देखा है एक ज़र्री दौर था उर्दू अफसाने का। आप अर्ली 80s से लेकर 2000 तक, 2000 तक इतने ज़बरदस्त अफसाना निगार उर्दू में मौजूद थे। आप देख लीजिए कि जोगिंदर पाल साहब, हीरानंद सोज, सतीश बत्रा, ओम कृष्ण राहत, नरेंद्र लूथर, सुरेंद्र प्रकाश, ये वो अदीब हैं जो जिनका ताल्लुक हमारे पंजाब से था। जी। और ये इतने शानदार, मीम काफ महताब, श्रवण कुमार वर्मा, तो हाँ, आर.डी. शर्मा तासीर, मतलब कितनी ही ऐसे ज़बरदस्त अफसाना निगार उर्दू में रहे हैं, और इतनी बेहतरीन उन्होंने कहाँ से वो चीज़ें, मंजर कशी कहाँ से उठाई है, किरदार कहाँ से उठाए हैं। क्या आपको, मुझे कई बार ऐसे लगता है कि ये अब तो खैर वो इन चीज़ों को दोबारा असर नौ पेश करना चाहिए इनकी, बल्कि ऐसे भी होना चाहिए कि अब तो देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई। बेशक। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर जब से AI आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके ज़रिए तो हम इन चीज़ों को बड़ी जल्दी ट्रांसलेट या ट्रांसलिटरेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को दोबारा अपनी नस्ल के सामने पेश करना चाहिए ताकि उनसे कुछ इस्लाह हासिल करें। तो जो अभी अफसाना निगारी हो रही है पंजाब में जी, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी बहुत माहौल अच्छा है, काफ़ी अभी भी अफसाना निगार, अभी मछाना साहब हमें हमारे मुलाकात हुई उनसे, बहुत अच्छा अफसाना लिख रहे हैं। राजेंद्र सिंह बेदी, बलवंत सिंह के बाद हम अगर देखें तो सरदार जी हैं वो, लेकिन उनको शौक़ है, उर्दू भी सीखी उन्होंने। फिर उसमें तो जो हमारे नए लिखने पढ़ने वाले हैं अफसाना निगार जी, उनके लिए कोई मशवरा कि वो उस मेयार का वो कायम रख सके जो आप मेयार बताते हैं कि ये मेयार की चीज़ें होनी चाहिए थी? देखिए, मैं नए जो लिखने वाले हैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हम लोगों ने भी देखिए बैनुल-अक़वामी अदब भी पढ़ा, हमने हिंदुस्तानी अदब भी, ये सारे जितने भी अदीब हैं, जितने भी शायर हैं, वो मेरा बहुत पैशन था इनको पढ़ने का। हम लोगों ने पढ़े, आप रतन सिंह को पढ़िए, श्रवण कुमार वर्मा को पढ़िए, तो कोई वजह नहीं है कि बहुत इम्कानात रोशन हैं, आप उनसे बल्कि आगे निकल सकते हैं बहुत उनसे, उनकी, क्योंकि हर अदीब को ये चाहिए कि जिन चीज़ों को वो पहले वाले अदीब छू नहीं, देखिए अब तो सब कुछ बदल गया। उनके अफसानों में आपको नेट नहीं मिलेगा, ठीक है, उनके तो अफसानों को आपको टेलीफोन नहीं मिलेगा, आप तो अल्फाज सारा नया आ गए हैं, और सारे जो टेक्निक है वो नई आ गई है, चीज़ें नई आ गई हैं, तो उनको उसके हिसाब से लिखना चाहिए। और ये है कि अफसाना बहुत, इसमें कई चीज़ें होती हैं,
देखिए अफसाना निगार की आँख जिस नज़र से देखती है वो हम आम शख्स की वो आँख नहीं देख सकती। अच्छा, आप अफसाना निगार भी हो, एडिटर भी हो, इसके साथ साथ आप शायर भी हो, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए चंद अशार आप पेश कर दीजिए, आप पढ़ दें तो अच्छा लगेगा। हज़रत मैं वैसे बहुत जैसे कहते हैं ना खुफिया शायर हूँ क्योंकि आपकी जो पहचान है बतौर शायर की नहीं है। हाँ, कम लोगों को पता कि आप शायरी भी करते हैं, तो मैंने सोचा कि एक अच्छा मौका है आपसे चंद अशार आपसे सुन लिए जाए। जी जी, ज़रूर हाजिर कर रहा हूँ। जी जी। तो पहले मैं 2 शेर अर्ज़ करता हूँ, समात फरमाइए। जी जी। मुद्दतों बाद यहाँ हिजरतों से लौटा हूँ। वाह, मुद्दतों बाद यहाँ हिजरतों से लौटा हूँ। कौन सा मेरा नशेमन है बताओ यारो। क्या बात, कौन सा मेरा नशेमन है बताओ यारो। वाह। आमतौर पर आज यही है कि हम अपने अपने शहरों को बचपन में छोड़कर निकल जाते हैं, फिर अपने गांव की, अपने शहर की हमें याद आती है। जब हम वहाँ लौटते हैं तब बहुत कुछ बदल चुका होता है। हिजरत करके सबको जाना पड़ता है जी, हिजरत करके सबको जाना होता है, जिस धरती का आबूदाना होता है। वाह तो वाह, सिलसिला है, क्या बात है, बिल्कुल सही है। दरो दीवार बहुत खूब सजाए तुमने, खास मेहमान के लिए दिल भी बिछाओ यारो। वाह, खास मेहमान के लिए दिल भी बिछाओ यारो। जी। एक छोटी बहर की गज़ल है, मैं आपके रूबरू कर रहा हूँ और नाजरीन के। जिंदगानी बसर नहीं होती, जिंदगानी बसर नहीं होती, क्यों तेरी जुल्फ सर नहीं होती, क्यों तेरी जुल्फ सर नहीं होती। जब किसी दिल को ठेस लगती है, जब किसी दिल को ठेस लगती है, जब किसी दिल को ठेस लगती है, आहे जान सोज बेअसर नहीं होती, आहे जान सोज बेअसर नहीं होती। खुद से खुद का अजब ताल्लुक है, जो हम खुद से मुकालमा करते हैं, खुद से खुद का अजब ताल्लुक है। हल पहेली ये उम्र भर नहीं होती, हल पहेली ये उम्र भर नहीं होती। जो रुमू से वफा न जान सके, क्या बात है, जो रुमू से वफा न जान सके, जिसको वफा का पता ही नहीं है, वो नजर भी नजर नहीं होती, वो नजर भी नजर नहीं होती। कोई पूछे तो क्या बताऊं मैं, कोई पूछे तो क्या बताऊं मैं, क्यों खुशी सबके घर नहीं होती, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्यों खुशी सब के घर नहीं होती। अब जरा सोच के बता नंदन, अब जरा सोच के अब जरा सोच के बता नंदन, कौन सी रात की सहर नहीं होती, जिंदगानी बसर नहीं होती। क्या खूबसूरत आपने इशार पढ़े हैं। मुझे एक शेर ये याद आता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आपकी जो शख्सियत है वो बिल्कुल ऐसी ही है। अफसाना निगार भी हैं, आप शायर भी हैं, एक मुदीर भी हैं और स्कॉलर भी हैं, बहुत से काम आपने किए, जर्नलिस्ट भी हैं आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आए और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया नंदन साहब। शुक्रिया आपका भी प्रवास साहब, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब।